हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 8 नवंबर। ओके। और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक रहने वाले उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रीसेट के बारे में। एक तरह का ये क्या था, सैटेलाइट था, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था और काफ़ी टाइम हो गया इसको भी लॉन्च किए। फिर दूसरा पढ़ेंगे ब्लैक सी के बारे में, एक तरह की जियोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे इसकी। ठीक है, कौन कौन सी इसकी सराउंडिंग कंट्रीज़। वैसे तो इसका तो रटा रटाया हो गया होगा बच्चों को, जब रसिया और यूक्रेन की वार जब से स्टार्ट हो रखी है। फिर देखेंगे बाइडू नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और इसके साथ और भी जितनी कंट्रीज़ के अपने नेविगेशनल सिस्टम है तो उनको भी पढ़ेंगे। और इंडिया ने फिर से अब्सटेन कर दिया यूएनएससी के रिजोल्यूशन से। क्यों किया, किस मुद्दे पे किया, वो भी देखेंगे। ये क्या है, ये है ना ब्लैक सी है। ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्लैक सी का। जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो इसकी बाउंड्री कंट्रीज़ कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया। और इसको ऑक्सिन सी नाम से भी जाना जाता है। किस किस से सराउंडेड है, सराउंडेड बाय पोंटिक साउथ में, और कासस ईस्ट के अंदर, और क्रीमियन माउंटेन नॉर्थ के अंदर। ये माउंटेन्स हैं। ठीक है। और द टर्किश स्ट्रेट सिस्टम भी है यहाँ पे, द डार्डेनल्स, बोस्फोरस और मारमरा सी फॉर्म ए ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी। ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से ये कनेक्ट करते हैं। सी ऑफ अजोव फॉर्म द नॉर्दर्न एक्सटेंशन ऑफ द ब्लैक सी लिंक विद स्ट्रेट ऑफ कराच। स्ट्रेट ऑफ कराच के थ्रू ब्लैक सी किससे कनेक्ट है, सी ऑफ अजोव से। हैज़ एनॉक्सिक वाटर, मतलब कि इसके अंदर ऑक्सीजन का जो क्या है ना, ऑक्सीजन लेवल की काफ़ी बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब ना के बराबर है, इसीलिए इसको ब्लैक सी बोला जाता है। यस, रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इसके साथ तो वो आना ही था, सीधी सी बात है ना, क्योंकि उसी की वजह से ये इतना पॉपुलर है। एरिया ऑफ रशियन मिलिट्री कंट्रोल इन यूक्रेन, कि भाई यूक्रेन के अंदर जो एरिया है किसका, यूक्रेन का, और उसके ऊपर किसने कब्जा कर रखा है, रशिया की मिलिट्री ने। वो कौन सा है, उसमें सबसे पहले आता है दोनबास रीजन, जिसके साथ साथ दोनेत्स्क और लुहानस्क, ये दोनों सिटीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये रहा हमारा ब्लैक सी। और ये था सी मामरा से एजियन सी और ब्लैक सी कनेक्ट होता है। ये दो यहाँ पे स्ट्रेट है, और यहाँ पे जो क्रैच स्ट्रेट है ये सी ऑफ अजोव को किससे कनेक्ट करता है, ब्लैक सी से। यहाँ पे रसिया, इधर यूक्रेन है, इधर लड़ाई वड़ाई मस्ती रहती है। ठीक है। मालदोवा ब्लैक सी से कनेक्ट नहीं है, याद रखना, कहीं कहीं पे निशान विशान लगा के आ जाओ, है ना। रोमानिया इधर है, बुल्गारिया यहाँ पे कनेक्ट करता है, इस्तांबुल, टर्की, जॉर्जिया। तो क्रीमियन वार जब हुई थी उसमें रसिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था 2014 के अंदर। और फिर मारियोपोल और ओडेसा ना कि उड़ीसा। ठीक है, अभी इसके फोकस इन्हीं के ऊपर है। तो और ओडेसा कहाँ पे, वेस्ट ऑफ क्रीमिया के अंदर। बोस्फोरस और डार्डेनेस, ये दो स्ट्रेट हैं यहाँ पे। ठीक है। The Montreux Convention gives the Turkey certain control over the passage of Wasif from the Dardanelles and Bosphorus Strait। कि भाई जो ये जो देखो यहाँ पे इस्तांबुल है, ठीक है, और जो ये सी ऑफ मामरा है, एक मिनट, जो ये सी ऑफ मामरा है, हाँ, ये वाला जो सी ऑफ मामरा है, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक सी है। ये जो इस्तांबुल वाला एरिया है ना, ये किसका है, ये टर्की का है। तो ऊपर से यहाँ अगर यहाँ से कोई वॉरशिप जाती है किसी भी कंट्री की, ठीक है, यहाँ से होते हुए ब्लैक सी के अंदर, तो यहाँ पे कुछ है ना राइट्स मिले हुए हैं टर्की को, कि भाई वो किसको अलाउ करेगा या किसको नहीं, रिलेटेड टू वॉरशिप्स के। तो उस कन्वेंशन को बोलते हैं मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन। ठीक है। नेवल एक्सरसाइज की बात करें तो सी ब्रेज नाम की नेवल एक्सरसाइज यहाँ पे होती है, जिसके अंदर नेटो स्टेट्स और उनके एलाइज मिलके इसको करते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न की बात करें तो टर्की का जो सी ऑफ मामरा है, ये यहाँ पे एक तरह की लार्जेस्ट आउटब्रेक हुई थी सी नोट की। ये रहे हमारे पुतिन साहब, ये इनके बम के गोले, और इनकी तो इन्होंने बरसात कर रखी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और इंडिया एब्सटेंड फ्रॉम यूएनएससी रिजोल्यूशन। क्यों किया, देखते हैं। इंडिया हैज़ एब्सटेंड फ्रॉम द यूएनएससी रिजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड बाय रशिया एलिजिंग यूएस एंड यूक्रेन कैरिंग आउट मिलिट्री बायोलॉजिकल एक्टिविटी वायलेटिंग द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। तो यहाँ पे क्या कहा गया है ना, कि भाई रशिया ने एक रिजोल्यूशन लेके आया था
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वहाँ पे रशिया क्या कहता था, इसने आरोप लगाया यूएस और यूक्रेन पे कि भाई यूएस और यूक्रेन है ना मिलके बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी बीमारी छोड़ देना, ठीक है, कोई महामारी छोड़ देना कंट्री के ऊपर, तो इसका यही इनके ऊपर आरोप लगा रहा था। तो इंडिया ने उसके ऊपर भी क्या है ना अपना जो वोट देने से मना कर दिया कि हम वोट नहीं देते, हम एब्सटेन करते हैं। बिफोर दिस रिजोल्यूशन, इंडिया रिसेंटली एब्सटेन फ्रॉम अनदर यूएनएससी रिजोल्यूशन विच साउट टू डिक्लेयर रशियाज इनेक्शन ऑफ फॉर यूक्रेनियन टेरिटरीज एज इनवैलिड। कि भाई इससे पहले भी इंडिया अब्सटेन कर चुका है यूएनएससी के रेजोल्यूशन से। क्यों कर रहा है क्यों नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे इतना ज़रूरी है नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किसका थोड़ा सा क्या कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा है, और ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। जब तक यूएस ढंग से पेश नहीं आएगा ना, मेरे को नहीं लगता कि इन दोनों की सुलह होने वाली। जैसे ही यूएस बीच से गया, इन दोनों की अच्छी पट जाएगी। What is a biological weapon convention? Biological weapons uses microbiological agents such as बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। इनको यूज़ करके किसी भी कंट्री के अंदर महामारी लेके आना, जिसकी वजह से ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स का काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर नुकसान हो या फिर उनकी जान चली जाए, तो उसको कहते हैं बायोलॉजिकली इंड्यूस्ड, क्या है ना, इंड्यूस्ड डेथ, है ना, ठीक है। कि भाई बायोलॉजिकल वेपन्स इन्होंने छोड़ दिए। और वेपन के अंदर वो क्या चीज़ होती है, वो वेपन कौन सा होता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है वेपन के रूप में, वायरस हो सकता है, या फिर कोई फंजाई हो सकती है। अभी भी WHO ने, शायद WHO ही था ना, हाँ WHO ने कुछ फंजाई की लिस्ट रिलीज़ करी थी जो कि टॉक्सिक है ह्यूमंस के लिए। मैंने ये टॉपिक आई थिंक करवा दिया, हाँ करवा दिया। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, फॉर्मली नोन एज द कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन और द डेवलपमेंट। कि भाई इस कन्वेंशन के अंदर क्या कहा गया है कि आप किसी भी ऐसे वेपन का डेवलपमेंट नहीं करोगे, उसका प्रोडक्शन नहीं करोगे, उनको इकट्ठा नहीं करोगे, ठीक है, जिसके अंदर बायोलॉजिकली या टॉक्सिन वेपन्स हो, जिससे किसी भी ह्यूमंस और एनिमल्स और प्लांट्स का डिस्ट्रक्शन हो सके, ठीक है। द कन्वेंशन वॉज आल्सो नेगोशिएटेड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमिटी ऑन द डिसआर्मामेंट इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। कि भाई जो ये कमेटी हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी, जिनेवा के अंदर हुई थी, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। कब फोर्स में आई थी, 26 मार्च 1975 को। इसका एम्बिट क्या था, इट इफेक्टिवली प्रोहिबिट द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, ट्रांसफर, स्टॉक पाइलिंग मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करके रखना, एंड द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स। कि भाई इसका क्या काम था, जो एक कन्वेंशन थी कि भाई इसके अंदर है ना, आप किसी भी तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, उनको बना नहीं सकते, ठीक है, और उनको आगे या फिर ट्रांसफ़र वगैरह नहीं कर सकते, उनको इकट्ठा करके नहीं रख सकते, ठीक है, उनका किसी भी तरह से यूज़ नहीं कर सकते किसी के ऊपर भी। सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज़ अ की एलिमेंट इन द इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ एफर्ट टू एड्रेस द प्रोलिफरेशन किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, ठीक है, प्रोलिफरेट करना ऑफ द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इट वॉज द फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी बैनिंग एन एंटायर कैटेगरी ऑफ WMD बोले तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होते हैं, जो बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाए, ठीक है। मास डिस्ट्रक्शन, मास मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे, डिस्ट्रक्शन नुकसान पहुंचाना, ख़त्म करना चीज़ों को। It supplements the 1925 Geneva Protocol which prohibit only the use of biological weapons in war। तो ये जो जिनेवा प्रोटोकॉल था 1925 का, उसके अंदर क्या कहा गया था कि जब भी किसी देश की आपस में वार छिड़ जाए तो आप वहाँ पे बायोलॉजिकल वेपन्स या फिर केमिकल वेपन्स का यूज़ नहीं कर सकते। और इसी चीज़ को उठाता है रसिया, ठीक है। पहले यूक्रेन ने उठाया था, अब रसिया ने उठा दिया। ये आपस में है ना, अभी क्या है, एलिगेशन का गेम चल रहा है इनका। वो उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है तो दूसरा फिर उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। द जिनेवा प्रोटोकॉल वाज साइंड एट द कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जेनेवा। ये जो जिनेवा प्रोटोकॉल कहाँ पे, जिनेवा के अंदर साइन किया गया, और जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। 1928 के अंदर फोर्स में आ गया था। इंडिया भी इस प्रोटोकॉल को मानता है, साइन कर रखा है, और इसको हम फॉलो करते हैं। तो मेंबर्स की बात करें तो उस टाइम पे अभी प्रेजेंटली कितने हैं, करीबन 184 स्टेट पार्टीज़ हैं और 4 सिग्नेटरी स्टेट्स हैं। इंडिया इसका सिग्नेटरी है, मतलब इंडिया ने इसको साइन कर रखा है और इसको फॉलो भी करते हैं। व्हाट आर द यूएन रेजोल्यूशन,
The United Nation resolution and decision are the formal expression of the opinion or will of union organs. The nature of the resolution determine if it considered binding on the states. तो ये है ना, थोड़ा सा देख लेना आप, मेरे को ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, ठीक है, 50 बार तो पढ़ चुके होगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। The recommendatory nature of UNGA resolution has repeatedly been stressed by the International Court of Justice. एक वैसे तो देखो ये जो UNSC है, ठीक है, या फिर UNGA है, इनके जो फैसले हैं ना वो बाइंडिंग नहीं रहते, कोई भी स्टेट्स इनको मानने से इनकार भी कर देती है, तो ऐसा नहीं है कि आपने इसको मानना ही मानना पड़ेगा। तो इस वजह से ये आपस में बहस करते रहते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स के ऊपर टीवी एंकर्स और 4 जनों को बैठा देते हैं, कभी उनको किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट बना देते तो कभी किसी चीज़ का, और वो लड़ते रहते हैं आपस में। तो एक तरह से मेरे को इनकी भी कहानी ऐसी लगती है कि ये पूरी बहस कर लेंगे, लास्ट में कुछ नहीं मिलता, ठीक है, कुछ भी नहीं, सामने वाला इनके मुंह पे जाते ही मना कर देता है कि नहीं है, ऐसा मैं मानता ही नहीं है। हमने कितनी बार मुद्दा उठाया कि भाई पाकिस्तान के अंदर अभी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, FATF के अंदर इसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया, हम चाहते थे कि इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, लेकिन वहाँ पे कौन आके खड़ा हो जाता था? चाइना आके खड़ा हो जाता था। चाइना मना कर देता था, नहीं भी ऐसा नहीं होगा, तो हमारी नहीं चलती थी, क्योंकि वो क्या है, UNSC के अंदर परमानेंट मेंबर है। तो इस तरह से ना इनका कोई मतलब सा नहीं लगता। What has been the India stand on the previous UN resolution involving रशिया एंड यूक्रेन? रशिया और यूक्रेन को लेके इंडिया के क्या स्टैंड्स रहे हैं पिछली जितने भी ये UNSC और इनकी जनरल असेंबलीज रही हैं? तो मोस्टली इंडिया ने एब्सटेन ही किया। इंडिया हैज़ एब्सटेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन। कौन कौन से कि जहाँ पे बात करी गई थी भाई रशिया काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है यूक्रेन के ख़िलाफ़, तो उस पर वोटिंग हुई थी, वहाँ पे इंडिया ने अब्सटेन कर दिया था। फिर रशिया ड्राफ्टेड UNSC resolution on the humanitarian situation in Ukrainian calling for a negotiated ceasefire for enabling safe passage and rapid volume and unhindered evacuation of civilian। आपने देखा होगा कि है ना, थोड़े से टाइम के लिए दोनों कंट्रीज़ ने सीज़ फायर कर दिया था कि भाई आपस में गोले वोले नहीं बरसाएंगे, जो जो लोगों को उस एरिया से निकलना है वो निकल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इन्होंने क्या कर रहे थे, स्टेप्स लिए थे। There were 34 other nations that abstained from this resolution including China। कौन से रेजोल्यूशन से कि भाई UNGA के अंदर रेजोल्यूशन आया था जिसके अंदर रसिया के ऊपर मतलब सेंसर्ड किया गया था रसिया को कि वो है ना अपने मिलिट्री एक्शंस रोक ले यूक्रेन के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे भी काफ़ी कंट्रीज़ ने साइन किया था उसको कि हाँ भाई रोक लेना चाहिए। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ ने तो एब्सटेन कर दिया था, सॉरी, ठीक है। इन्होंने नहीं कहा था कि आप रुको या ना रुको, मन मर्जी आपकी, हम इसमें किसी के साथ नहीं है। फिर बात करते IAEA के बारे में। इसके अंदर भी इसके बारे में मैं ब्रीफली पढ़ा चुका हूँ, इतने टॉपिक्स आते हैं ना, आपने देखा होगा न्यूज़ कुछ रहती है और फिर मैं उसको काफ़ी डीपली पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके अंदर जिस चीज़ का नाम आ गया उसको अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं हम, ताकि आपको कहीं भी इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रेजोल्यूशन, ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू द सेफ्टी एट 4 न्यूक्लियर पावर स्टेशन एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट साइट इंक्लूडिंग चर्नोबिल एज रशियन सीज द कंट्रोल ऑफ दैम। आपने देखा होगा रशिया ने जो यूक्रेन के जो चर्नोबिल, ये एक तरह का न्यूक्लियर पावर प्लांट था, इसके ऊपर है ना कब्ज़ा कर लिया था। तो यहाँ पे जो 4 न्यूक्लियर पावर स्टेशन थे और काफ़ी न्यूक्लियर वेस्ट भी था, ठीक है। यहाँ की एक बार को शायद आई थिंक लाइट वाइट काट दी गई थी, जिससे क्या था, जो न्यूक्लियर वेस्ट था जो कि अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ था, तो वो लीक होने का खतरा था, ठीक है। तब एक्शन में कौन आती है? तब आती है एक्शन में IAEA। ये बेसिकली काम करती है जितनी भी एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज़ है, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जितने भी काम धंधे हैं, जो भी देख रेख है, उसके ऊपर इनकी नज़र रहती है। अब बात करते हैं रीसेट के बारे में। रीसेट 2, इसरोज रीसेट 2 सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 2009 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। हैड मेड एन अनकंट्रोल्ड, ठीक है, री एंट्री इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये है ना घूमती हुई है ना फुल स्पीड से इंडिया के अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस गई, ठीक है। कहाँ पे जाके रुकी? फिर ये इंडियन ओशियन में जाके गिर गई, जकार्ता के पास में, ठीक है। ये क्या है? एक तरह से ये इमेज रिकॉग्निशन
सैटेलाइट है दैट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ रीसेट प्रोग्राम। PSLV C12 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 13 साल पहले 2009 के अंदर। इसका वेट था 300 kg। इतना सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये है किस चीज़ से रिलेटेड, ये काम करती है कि कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, ये बेसिकली बिल्ड करी गई थी 2008 का जो मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद में। ठीक है, उसके बाद में बिल्कुल तुरता फुर्ती के अंदर जल्दी जल्दी से इसको बिल्ड करा गया था। क्यों करा गया था, क्योंकि इससे पहले एक और रीसेट 1 आनी थी जो कि काफ़ी डिले हो रही थी, उसके बाद से डायरेक्ट इसको लॉन्च कर दिया गया था। तो इसको काफ़ी प्रायोरिटी दे के इसको क्या है ना स्टार्ट कर दिया गया था। इसका बेसिकली काम क्या था ये था इंडिया का पहला सैटेलाइट विद अ सिंथेटिक अपर्चर रेडार। इट पोजेसेस अ डे नाइट एज वेल एज ऑल वेदर मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी। ये ना रात को भी देख सकता था, दिन में भी देख सकता था, मौसम कैसा भी हो। ये हर टाइम पे इंडिया का जो एरिया है, जो बाउंड्रीज है, जो बॉर्डर है, उनके ऊपर निगरानी रखता था, चाहे वो सी का रूट हो या फिर लैंड बाउंड्री हो। ठीक है, तो इसका बेसिकली काम क्या है कि भाई कोई भी टेररिस्ट, ठीक है, ऐसे इलीगली इंडिया के अंदर एंटर ना हो, तो उन चीज़ों के ऊपर इसका काफ़ी ध्यान रहता था। पोटेंशियल एप्लीकेशन इंक्लूड ट्रैकिंग होस्टाइल शिप्स। ठीक है, कि भाई ट्रैकिंग का काम रहता था एट द सी एंड दैट आर डीम्ड अ मिलिट्री थ्रेट टू इंडिया। इट इज़ डिज़ाइन टू मॉनिटर इंडियाज़ बॉर्डर। बताया ना मैंने कि भाई सी को भी ध्यान में रखता था, जो सी बाउंड्री है कहीं वहाँ से कोई एंटर ना हो जाए इंडिया में। और जो इंडिया के जितने भी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, बॉर्डरिंग कंट्री है या फिर इंडिया का जो बॉर्डर है, उस पर भी मॉनिटर करता रहता था, देखता रहता था कहीं कहीं से एंटी इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए या फिर कोई भी टेररिस्ट इंडिया के अंदर ना आ जाए। इसरो ने इसको बेसिकली डिज़ाइन किया था कि भाई इसकी लाइफ रहेगी 4 साल के लिए, लेकिन अच्छे से मेंटेनेंस होने की वजह से जो इसका कब तक चल गया है, करीबन 13 साल तक। अब बात करते हैं बायदू नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। बायदू ऐसे ही कुछ बोल लेंगे ना, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना अगर मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ तो। चाइना आउटलाइन प्लान्स टू फर्दर एक्सपेंड द ग्लोबल रीच ऑफ इट्स होम ग्रोन बायदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बिल्ड एज एन अल्टरनेटिव टू अमेरिकाज GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके अल्टरनेटिव में इसको बनाया गया था, लेकिन जो इसका एक्सपेंड ये करने जा रहे थे उसको फ़िलहाल के लिए इन्होंने एक्सटेंड कर दिया तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये चाइनीज़ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, और करंटली इसके अंदर कितने सैटेलाइट्स हैं, करीबन 30 सैटेलाइट्स का ये ग्रुप है। और इसका क्या था, टोटल प्लान था कि 35 सैटेलाइट टोटल ऐसे छोड़े जाएं, इनफ टू प्रोवाइड ग्लोबल नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम विच कुड राइवल द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका's GPS. Baidu also has potential to increase the export of goods and services and enhance China's foreign trade under China's Belt and Road Initiative. और जो बाकी के नेविगेशन सिस्टम है उनको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिसमें GPS है। GPS किसका है, अमेरिका का है, US का है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स इसको मैनेज करती है, ऑपरेट करती है। 1978 में इसको इनिशिएट किया गया था, और जो ग्लोबल कवरेज है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इसने काम स्टार्ट कर दिया था 1995 में। इसके अंदर 24 से 32 मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, जो कि 6 डिफरेंट ऑर्बिटल प्लेन्स के अंदर काम करती हैं। एक्यूरेसी की बात करें तो करीबन 2.2 मीटर की ये अच्छी एक्यूरेसी इम्प्रूव मतलब हमको प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्लोनास की। ग्लोनास किसकी है, रसिया की है, ठीक है। कि कौन ऑपरेट करता है, रोसकॉस्मोस। रोसकॉस्मोस क्या है, जैसे इंडिया का इसरो है ना, और क्या कहते हैं US का क्या है, नासा हो गया, तो वैसे ही रसिया का क्या है, रोसकॉस्मोस। स्टेट कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस फ्लाइट एंड कॉस्मो एनोटिक्स प्रोग्राम फॉर रशियन फेडरेशन। इसको इनिशिएट किया गया था 1982 के अंदर, और ग्लोबल कवरेज इसको 1996 में मिली थी, 1 साल के बाद में। जिसको GPS को 1995 में मिली, तो इसको 1996 में, और अगेन 2011 के अंदर इसको फिर से स्टार्ट किया गया। इसका एक बार को सिस्टम ख़राब हो गया होगा, उसके बाद में इसके अंदर 24 सैटेलाइट है। इसकी एक्यूरेसी 2.8 मीटर्स की है। फिर बात करते हैं गैलीलियो की। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सिस्टम है, ठीक है। 2005 के अंदर इनिशिएट किया गया था,
और जो ग्लोबल कवरेज है 2020 के अंदर इसको मिल गई थी करीबन 2 साल पहले। 30 सैटेलाइट्स का इसका एक ग्रुप है। और फिर बात करते हैं नाविक की। ये है इंडिया का, इसको डेवलप किसने किया है? इसरो ने किया है, ठीक है। और इसके अंदर 7 नेविगेशनल सैटेलाइट्स हैं, 3 जिसमें से विल बी प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और जो 4 हैं उनको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर प्लेस किया गया है। इट इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड एन ऑल वेदर एब्सोल्यूट पोजीशन एक्यूरेसी ऑफ बेटर देन 7.6 मीटर्स थ्रू आउट इंडिया। और इसका जो एरिया एक्सपेंड हो सकता है करीबन 1500 किलोमीटर तक। फिर आती है QZSS, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। ये किसका है? जापानीज़ गवर्नमेंट का। इसके अंदर 4 सैटेलाइट्स है, रीजनल टाइम ट्रांसफ़र सिस्टम एंड एनहेंस द GPS कवरिंग। जापान और एशिया ओशियानिक रीजन को ये कवर करता है, और ये अवेलेबल है ट्रायल बेसिस पे जनवरी 2018 से। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी मुझे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।